कल पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने एक मुजाहरा किया और ये वो मुजाहरा था जिसके बारे में इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हम भरपूर मुजाहरा करेंगे। लेकिन कल जब मुजाहरा हुआ तो उसमें सिर्फ पीटीआई के चंद लोग शामिल थे। उसमें असद उमर साहब भी शामिल थे, उसमें शिबली फराज साहब भी मुझे नज़र आए, उसमें फवाद चौधरी साहब भी नज़र आए और कुछ एक्टिविस्ट पार्टी के और कुछ सेनेटर्स वहाँ पे नज़र आए। लेकिन वो जो आला क़यादत है पीटीआई की वो उस जगह पे नज़र नहीं आई। वहाँ पे फवाद चौधरी साहब ने बात करते हुए एक अजीबोगरीब सी बात की और मैं उस बात को दोहराना भी नहीं चाहता। आप सबसे पहले वो मुलाहिज़ा कर लें और फिर मैं इसके बाद ये बताऊँगा कि ये कुआं जिसको वो कह रहे हैं कि नापाक है, इसको बनाया किसने था, खोदा किसने था। ये होते हुए कोई इलेक्शन इस मुल्क में काबिल कबूल नहीं होगा। आपको जब तक इस कुएं से नहीं निकालेंगे ये कुआं पाक नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं आप इस्तीफा दें। फवाद चौधरी साहब ने ये उर्दू और पंजाबी का मुहावरा बोला है। इसे पंजाबी में भी बयान किया जाता है और उर्दू में भी बयान किया जाता है, लेकिन इसको पूरी तरह मैं आपके सामने नहीं कह सकता क्योंकि जाहिर है दूसरी तरफ एक मोअज़्ज़ज़ शख्स है जिसका नाम राजा सुल्तान सिकंदर है और वो इलेक्शन कमिश्नर है, जिनके बारे में फवाद चौधरी साहब ने आज जो कुछ फरमाया वो आपने सुन लिया। ये इंतहाई अफसोसनाक है। मैं इस पर प्रोटेस्ट भी करता हूँ कि कम से कम किसी इदारे और उस अदारे के सरबराह के बारे में इस किस्म के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर हम ये तस्लीम कर लें कि वाकई ये कुआं नापाक है और जिस शख्स की वजह से नापाक है, जिसका जिक्र फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, तो अब सवाल ये है कि इस कुएं को खोदा किसने था और इसमें उस शख्स को डाला किसने था जिसकी वजह से ये कुआं नापाक हो गया। अगर ये क्रेडिट किसी को जाता है तो वो सीधा सीधा इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है। आपको याद होगा इनसे पहले जस्टिस सरदार मोहम्मद रज़ा खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और उनकी तैनाती क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई थी तो उनसे इमरान खान साहब मुतमईन नहीं थे, लिहाजा वो खामोशी से इंतज़ार करते रहे कि उनका टन्योर ख़त्म हो और उनकी जगह पर नया इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जाए। तो जस्टिस सरदार साहब का जब टन्योर ख़त्म हुआ तो उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे। तो इमरान खान साहब क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ उस सारे दौर में हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, वो इनको अपोजिशन लीडर भी नहीं मानते थे, लिहाजा उन्होंने इनसे कंसल्ट करने से इनकार कर दिया। लिहाजा ये आहिस्ता आहिस्ता इशू चलता पार्लियामानी कमेटी के पास गया और वहाँ पे गवर्नमेंट यानी इमरान खान साहब चाहते थे कि बाबर याकूब साहब जो उससे पहले इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी रहे हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया जाए, लेकिन अपोजिशन उस पर राज़ी नहीं थी उस वक्त। तो अब इमरान खान साहब का इंकशाफ ये है, तो मुझे न्यूट्रल्स ने यानी इस्टेब्लिशमेंट ने सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम दिया था और इन्होंने ये कहा था कि आप इनको तैनात कर दें, अपोजिशन को हम खुद मनवा लेंगे, उनकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं आएगा। तो मैंने फिर इनका नाम पेश कर दिया और उन्होंने कहा जी मैं तो इनको जानता भी नहीं था। और मैंने उनके कहने पर, बल्कि मैंने जब इस्टेब्लिशमेंट से ये कहा इमरान खान साहब के बकौल कि जब मैंने ये कहा कि ये पता नहीं कैसे होंगे, तो उस पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि आप फिक्र ना करें, हम गारंटी देते हैं कि ये न्यूट्रल रहेंगे। तो मैंने उनकी गारंटी पे इनका नाम पेश कर दिया और फिर अपोजिशन इस नाम को तस्लीम कर लिया और उसके बाद हमने इनको तैनात कर लिया। अब ये सारा जो मलबा है वो न्यूट्रल्स यानी इस्टेब्लिशमेंट पे इमरान खान साहब डाल रहे हैं, जबकि ये कहानी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कहानी ये है कि जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये रेलवे के सेक्रेटरी थे और शेख रशीद साहब उस रेलवे के वज़ीर थे, वफाकी वज़ीर थे और ये उनके अंडर काम करते थे और शेख रशीद साहब ने सबसे पहले इनका नाम शेख रशीद साहब ने पेश किया था और ये सबसे पहले तो इनको एक्सटेंशन दिलवाना चाहते थे 1 साल की, जो ज़ाहिर एक्सटेंशन नहीं हो सकी थी उस वक्त। और उसके बाद ये आज़म खान साहब के पास लेके गए थे इनकी दरख्वास्त और उनका ये कहना था कि ये बहुत ही बड़े अफसर हैं, कैरियर ऑफिसर हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, बहुत ही शानदार हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह एडजस्ट किया जाए जहाँ पे ये परफॉर्म कर सकें। तो आज़म खान साहब क्योंकि बहुत अच्छी तरह जानते थे राजा साहब को, तो आज़म खान साहब ने उस वक्त तो इनकी एक्सटेंशन नहीं की और इन्हें किसी और जगह भी एडजस्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनकी दरख्वास्त और प्रोफाइल अपने पास रख लिया। तो सबसे पहले जो इनका नाम था आज़म खान साहब ने पेश किया था, जो क्योंकि वो इनको अच्छी तरह जानते थे और इन दोनों ने आपस में मिलकर काम भी किया था। उसके बाद जब ये तैनात कर दिए गए तो मेरी जब राजा साहब से साल पहले मुलाकात हुई तो मैंने इनसे पूछा था कि क्या आपको पता था कि आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा रहा है। तो राजा साहब ने कहा कि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था, मुझे ये भी पता नहीं था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या होता है। और उन्होंने कहा जी मैं तो घर पे बैठा हुआ था, मैंने टिकट्स देखे टेलीविज़न पे कि मेरा नाम जो फ्लोट हुआ है और उसके बाद मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया
और इनका यह भी कहना था कि इस दौरान सबसे पहली जो खबर थी वो मुझे श्री मज़ारी साहिबा की तरफ से मिली थी, क्योंकि श्री मज़ारी साहिबा ने मेरे एक जानने वाली खातून है उनको मुबारकबाद का फ़ोन किया था। तो हमें उसको पता चला कि मुझे इस ओहदे के लिए कंसिडर किया जा रहा है, और उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है और इसका काम क्या होता है। और जब मुझे तैनात कर दिया गया तो सबसे पहले जो मेरा रिस्पांस था वो ये था कि मेरा काम क्या है, मैंने करना क्या है, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं। जब ईसीपी का नाम बार बार आ रहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ईसीपी का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है। तो इस तरह सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तैनाती हुई और इमरान खान साहब इस पर बहुत ज़्यादा खुश थे। इमरान खान साहब ने बल्कि इतनी मरतबा इनकी तारीफ़ की कि आपके पास अब वो सारे क्लिप्स पड़े होंगे, जिसमें इमरान खान साहब इनकी ऑनेस्टी और इनके फेयर होने पर मोहर लगा रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीद है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिलके किया। पहले तो हम इनके अपने थे ना। राय साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए और उसके बाद मामला ठीक चल रहे थे, लेकिन जो पहला डिफरेंस पैदा हुआ था इमरान खान साहब के साथ वो हुआ था मार्च 2021 में। अब ये मार्च 2021 में क्या हुआ था, उस वक्त हफीज़ शेख साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का सेनेट का इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा। और उस वक्त गवर्नमेंट की पूरी कोशिश थी कि सेनेट का इलेक्शन ओपन वोटिंग के साथ हो, जबकि अपोजिशन ये कह रही थी कि कानून के मुताबिक करवाना चाहिए और उसमें खुफिया राय दही है, यानी अरकान खुफिया तरीके से वोट देंगे। अब गवर्नमेंट को पता था कि अगर खुफिया राय दही में हम चले गए तो उसमें हमारे अरकान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दे देंगे और इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे। और उस वक्त इमरान खान साहब ये चाहते थे कि ये वोट ओपन हो ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा रुकन हमारे खिलाफ वोट दे रहा है और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें और उसे डी-सीट कर दें। तो ये इशू आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया और वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार कोशिश कर रहा था कि इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि ये वोटिंग ओपन हो जाए, यानी लोग सेनेट में खड़े हों और हाथ खड़े करके वोट दें हफीज़ शेख साहब को। लेकिन उस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने आइन को और कानून को सपोर्ट किया था। राय साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये कहना था कि ये मुमकिन नहीं है और अगर गवर्नमेंट ये चाहती है तो ये आइन के अंदर तरमीम कर रहे हैं, उसके बाद तो हो सकता है, लेकिन बगैर तरमीम के मैं इजाज़त नहीं दे सकता। ये पहला डिफरेंस था। इसमें गवर्नमेंट ने बड़ा ही प्रेशराइज किया था राजा साहब को, बल्कि आपको याद होगा उस वक्त आज़म स्वाति साहब के बयानात भी आए और आज़म स्वाति साहब जाके बार बार राजा साहब से मिलते भी रहे थे। बाबर अवान साहब भी वहाँ गए, वो भी बार बार जाके मिलते रहे, कन्विंस करते रहे इनको। फवाद चौधरी साहब जो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन कमीशन के अंदर गए थे, वो कन्विंस करते रहे राय साहब को कि आपको दरमियान का रास्ता निकालें, ऐसा रास्ता निकालें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ जो वोट हैं हम उनको पब्लिक कर सकें, वो खड़े होकर लोग वोट दें ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो इमरान खान साहब बार बार तकरीरें भी करते थे, देखें जी यहाँ पर पैसा चल रहा है और इस सिस्टम को क्लीन होना चाहिए, लेकिन राय साहब का एक ही कहना था कि भाई आइन इजाज़त नहीं देता, आप अगर ये कानून तब्दील कर दें तो मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब उस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट के पास अददी बरतरी नहीं थी और इनको ये यकीन भी नहीं था कि अगर ये वहाँ पे जाएंगे कौमी असम्बली में या सेनेट के अंदर तो ये कानून पास हो सकेगा, क्योंकि उसकी मेन रीज़न ये थी कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इनके पीछे से हट चुकी थी। उस वक्त बल्कि गवर्नमेंट को ये बता दिया गया था कि हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं और ये इलेक्शन आपने अपने ज़ोर पर लड़ना है। लिहाजा गवर्नमेंट जो किसी किस्म का ना कानून पास कर सकती थी और ना ही कोई और रास्ता निकाल सकती थी, तो इनके पास एक ही ऑप्शन था कि बस एक बार सुल्तान सिकंदर राजा साहब हाँ कर दें, वो ये कह दें कि ये ओपन बैलेटिंग भी हो सकती है, तो उसके बाद हम मामलात को समेट लेंगे। लेकिन वो ज़ाहिर है राजा साहब तैयार नहीं हुआ है और उस पर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा हो गया और ये डिफरेंस आहिस्ता 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 चलते चलते डस्का के इलेक्शन में पहुंच गया। आपको याद होगा कि नवंबर 2021 में डस्का का इलेक्शन हुआ था और उसके अंदर जो कुछ हुआ आपके सामने है कि वहाँ पे इलेक्शन के दौरान उससे पहले धांधली भी हुई, इलेक्शन के दिन वहाँ पे लोग कत्ल हो गए और इसके बाद 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अचानक गायब हो गए बैलेट पेपर्स के समेत, और उसके बाद उनके फ़ोन स्विच ऑफ हो गए और इलेक्शन कमिश्नर उनको तलाश करते रह गए, लेकिन वो राब्ते में नहीं थे। बल्कि इलेक्शन कमिश्नर ने उस वक्त डीसी को कहा, फिर उन्होंने कमिश्नर को कहा, फिर उन्होंने आईजी साहब को फ़ोन किया, फिर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी फ़ोन किया, लेकिन किसी जगह सुनाई नहीं हुई, ना पुलिस एक्टिव हुई, ना सिविल ब्यूरोक्रेसी एक्टिव हुई और अल्टीमेटली सुबह के वक्त जाके अगले दिन सुबह के वक्त वो दरियाफ्त हुए और जब दरियाफ्त हुए तो उनसे पूछा गया था कि आप कहाँ चले गए, तो उन सब का कहना था हमारी गाड़ियाँ धुंध में फंस गई थी और सब ने कहा कि हमारे मोबाइल की बैटरी ऑफ हो गई थी इसलिए हम आपसे रब्ता नहीं कर सके।
और जब तहकीक की गई तो पता चला डस्का के अंदर ही एक जगह थी जहां पे इन सबको बिठा दिया गया था और बैलेट पेपर भी वहां पे रखे गए और वहां पे बाकायदा धांधली की गई और वोट पूरे करने की कोशिश की गई। उस दौरान बड़ी बड़ी दिलचस्प किस्म की चीज़ें सामने आई। जैसे मेरी एक बार मुलाकात हुई थी राजा साहब से, तो मैंने पूछा था कि वो डस्का का सारा सिलसिला तो था क्या। तो राजा साहब ने बड़ी दिलचस्प बात बताई। इन्होंने बताया कि जो पीटीआई के उम्मीदवार से असजद मल्ली साहब, उनके वालिद साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और वो जानने वाले थे मेरे, और उन्होंने आके एक लिस्ट दी मुझे और ये कहा कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की लिस्ट है जो आपने तैनात कर दी हैं। तो अब ये सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आपको दरख्वास्त देंगे कि हम बीमार हैं, या कोई ये बताएगा कि मेरा बच्चा बीमार है, कोई कहेगा मेरा वालिद बीमार है, कोई ये कहेगा मेरी खुद सेहत इजाज़त नहीं देती, तो मैं ये ड्यूटी नहीं करना चाहता, तो आप इनको रिलीव कर दीजिएगा और ये एक दूसरी फहरिस्त है, इन लोगों को वहाँ पे तैनात कर दीजिएगा। तो राय साहब के बकौल मैं ये सुन के हैरान ही रह गया कि ये कैसा इलेक्शन हो रहा है जिसके अंदर जो एक उम्मीदवार है उसका वालिद मुझे लिस्ट दे रहा है और ये कह रहा है कि जो आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लगाए हैं आप उनको हटा के ये हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लगा दें। तो उन्होंने राय साहब ने मदद कर ली, उन्होंने कहा जी आपकी इज्जत मेरे सर आंखों पे, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता, और साफ इनकार कर दिया उनको। लिहाजा जो उससे पहले जो धांधली करने की कोशिश की गई थी उसमें हजीमत का सामना करना पड़ गया पीटीआई को। लिहाजा अब सारी उम्मीदें उस दिन जब इलेक्शन हो रहा था उस पर फोकस हो गई थी, और उस दिन ये हुआ कि 20 पीओस को उठा लिया गया और उनको गायब कर दिया गया, और बाकी जब पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ गया तो यहाँ जमा तफरीक करके इन वोट्स को वहाँ पे शामिल कर दिया गया। तो ये क्योंकि उसमें फरदौस आशिक अवान साहबा पे भी लगी थी, ये इल्ज़ाम लगा था कि वो इसको आर्किटेक्ट कर रही थी, और उस्मान डार साहब पे भी लगा था क्योंकि ये इलेक्शन उस्मान डार साहब की निगरानी में लड़ा गया था। और डार साहब खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास एक बार आए और उनसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछा कि डार साहब ये आपने क्या किया, क्यों किया आपने, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। डार साहब ने मादत की कि वाकई हमसे गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो उनसे पूछा गया था कि फिर आपने किया क्यों, तो उनका ये कहना था कि हमने 20 पीओस अपने पास इसलिए रख लिए थे कि अगर उस साइड से अगर कोई कमी पेशी हो जाए तो हम यहाँ से वोट इजाफा कर सके ताकि हम जीत जाएं। तो ये एतराफ़ी बयान उस्मान डार साहब ने वहाँ पे दिया था, जो किसी जगह पेश तो नहीं हुआ, लेकिन अगर पीटीआई ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा जोर देगी तो इस किस्म की ऑडियो भी निकल आएगी जो उन्होंने उनके दफ्तर में बैठ कर जो एतराफ़ कर लिया था, ज़ाहिर है, और उसमें वहाँ पर लोग मौजूद थे जो इसके एनी शायद हैं। तो वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा हो गया। फिर अगला डिफरेंस जो था वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी और इनकी कोशिश थी कि वही मशीन मुतारफ़ करवाई जाए और उसी मशीन को ख़रीदा जाए जो गवर्नमेंट चाहती है। तो उस पर राजा साहब ने इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा जी मैं इस कंपनी को नहीं जानता, और ये कंपनी क्योंकि दुबई के अंदर रजिस्टर्ड है, इसका कोई प्रोफाइल भी नहीं है, और ये बार बार मुझे जोर दिया जा रहा है कि मैं इसी मशीन को परचेज़ करूं, तो मैं इसे ख़रीदने के लिए तैयार नहीं हूं। बल्कि उन्होंने ये रजिस्ट भी किया था कि मशीन के ज़रिए अच्छे इलेक्शन नहीं हो सकते, तो हमें फौरी तौर पे इस पर नहीं जाना चाहिए। अगर हमें करना भी है तो हम स्टेप बाय स्टेप करें, इस इलेक्शन के बजाय उससे अगले इलेक्शन, ताकि मशीनें टेस्ट हो जाएँ। बगैर टेस्ट की हम ये कैसे कर सकते हैं। तो 3 ऐसे इशूज़ हैं जिसके ऊपर प्रॉब्लम बना। और फिर उसके बाद जब स्क्रूटनी कमेटी के पास फॉरेन फंडिंग केस गया तो उसमें भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि गवर्नमेंट का ख्याल ये था कि इस केस को बंद कर दिया जाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स जो हैं सबसे पहले उनकी पड़ताल की जाए। तो राजा साहब उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक केस जो पिछले 6 साल से मुसलसल चल रहा है, क्योंकि उस वक्त 6 साल हुए थे, तो सबसे पहले हमने इसको वाइंड अप करना है, फिर उसके बाद दूसरे केसेस का भी फैसला डेफिनेटली होगा। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि सारे केसेस को क्लब कर दें और इकट्ठा इसका करें। तो जो पहले केस चल रहा है और जिसमें एविडेंस जमा हो चुके हैं, तो हमें सबसे पहले उसका डिसीजन करने दें। लेकिन उनके ऊपर प्रेशराइज उनको किया जाता रहा, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता रहा, और लेकिन वो ज़ाहिर प्रेशर में नहीं आए और इससे वो नाराज़ होते चले गए। और अब जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जितने ताबड़तोड़ हमले हुए, उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला न करे, और पीटीआई इनके ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि कम से कम इस सिलसिले को रोका जाए, और या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ इनको अनाउंस किया जाए ताकि तीनों पार्टीज बराबर निकलें। इसी तरह जब 21 जून को ये फैसला ज़ाहिर होल्ड कर लिया गया था, इसे महफूज कर लिया गया था, तो उसके बाद पीटीआई की ख्वाहिश थी कि इसको इतनी जल्दी इसको ना सुनाया जाए, बल्कि 2, 4, 5 महीने और गुजारे जाएं ताकि नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं, और फिर शायद उसके बाद अगर हो भी जाता तो कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन इलेक्शन पहले होने चाहिए। मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस प्रेशर में नहीं आए
और ये तक कह दिया गया था कि इस जुमरात को हम इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा भी करेंगे, और इलेक्शन कमीशन इस मुजाहरे की धमकी में भी नहीं आया और अल्टीमेटली इस का फैसला अनाउंस कर दिया गया। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो आज फवाद चौधरी साहब को ये कुआं इसलिए नापाक नज़र आ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशनर ने इनकी बात नहीं मानी। अब सवाल ये है कि अगर मार्च 2021 में चीफ इलेक्शन कमीशनर इनके कहने पे सेनेट के इलेक्शन को अगर वो ओपन वोटिंग के साथ कर देते तो कुआं पाक हो जाता, और उसके बाद डस्का इलेक्शन के दौरान जो 20 पीओज गायब हो गए थे और उनको एक ही जगह पर रखा गया था, और वो इल्ज़ाम जो है वो पीटीआई पे लग रहा है। तो अगर वो 20 पीओज के गायब होने की खबर ना दी जाती या उस पर एतराज़ ना किया जाता तो फिर भी ये कुआं पाक रहता। और इसी दौरान अगर असजद मलिक साहब के वालिद साहब तशरीफ़ ला के अगर उन्होंने अपने पीओज दे दिए थे इलेक्शन कमीशन को, तो अगर इलेक्शन कमीशन उनकी तैनाती कर देता तो ज़ाहिर है कुआं पाक रहता, फिर कुआं नापाक ना होता। उसके बाद जब ईवीएम का वक्त आया तो गवर्नमेंट जो मशीन बेचना चाहती थी, अगर यही चीफ इलेक्शन कमीशन उसकी इजाज़त दे देते तो फिर भी कुआं पाक रहता, कुआं नापाक बिल्कुल ना होता। और उसके बाद जो फॉरेन फंडिंग केस है, जिस केस पर रिकॉर्ड ताख़ीर हुई, बार बार इल्तवा में गए, बार बार हाई कोर्ट से रिव्यू किया गया, बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिव्यू किया गया, बार बार स्क्रूटनी कमेटी को चैलेंज किया गया, फिर सिक्योरिटी कमेटी ने जितनी बार कहा कि डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, आपने डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए वहाँ पे। और 8 साल बाद जब इसका फैसला हुआ और फैसले को महफूज कर लिया गया, तब भी आप ये कहते थे कि बहुत जल्दी है, इस केस का ऐलान नहीं होना चाहिए। और 21 जून के बाद महफूज फैसला जब 3 अगस्त को सुनाया गया तो उस वक्त भी आपको तसल्ली नहीं हुई, आपने कहा कि बहुत जल्दी है। तो अगर ये फैसला भी ना आता तो यकीनन कुआं पाक रहता। तो कुआं जो नापाक हुआ है वो सिर्फ उसकी एक ही वजह है कि पीटीआई की बात नहीं मानेंगे। और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जो इदारा भी पीटीआई की बात नहीं मानेगा वो नापाक ही होगा, वो पाक नहीं हो सकता। तो अगर आप इस तरह चलाना चाहते हैं इस मुल्क को कि हर चीज़ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक चलनी चाहिए, तो फिर ठीक है, वेल डन। लेकिन अगर आपने इस मुल्क को कानून के मुताबिक चलाना है तो फिर मेरा ख्याल है थोड़ा सा एहसास आपको कानून का करना पड़ेगा।